क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया में कितनी कंट्रीज है और कितनी करेंसीज यूज होती है? अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दुनिया में अराउंड 195 के करीब कंट्रीज है और 180 के करीब करेंसीज यूज होती है। अगर करेंसी की वैल्यू की बात की जाए तो एक दूसरे के कंपैरिजन में करेंसी की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर आज के दिन की बात करूं तो आज एक अमेरिकन डॉलर बराबर होते हैं इंडिया के 78 रुपीज़। और मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है कि ये अमेरिका की जो करेंसी है अमेरिकन डॉलर, वो दुनिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी है। ऐसा नहीं है, दुनिया में काफ़ी सारे करेंसी और भी है जिसकी वैल्यू है वो अमेरिकन डॉलर से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि गल्फ में काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जिसकी जो वैल्यू है करेंसी की वो अमेरिकन डॉलर से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि ओमानी रियाल, बहरीनी दिनार, जॉर्डियन दिनार, ये सभी करेंसी है उसकी वैल्यू है वो अमेरिकन डॉलर से काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया में एक ऐसी करेंसी है जो करेंसी की वैल्यू है ये सभी करेंसियों की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। और अगर आज के दिन की बात की जाए तो वो करेंसी का 1 रुपया बराबर होता है इंडिया के 253 रुपीज़। मतलब ये दुनिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी है। और ये करेंसी ये दुनिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी है। ये करेंसी किधर की है और ये दुनिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी क्यों है, ये सभी चीज़ों के बारे में आज के ये वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये है कुवैत की करेंसी, कुवैती दिनार, जो दुनिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी है। अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज एक कुवैती दिनार बराबर होते हैं इंडिया के 253 रुपीज़। तो ये जो कुवैती दिनार है वो दुनिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी क्यों है, ये जानने से पहले थोड़ा सा कुवैत और कुवैत की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। कुवैत को ऑफिशियली स्टेट ऑफ कुवैत बोलते हैं। कुवैत पर्शियन गल्फ में आई हुई एक छोटी सी कंट्री है और उसकी बॉर्डर है वो इराक और सऊदी अरेबिया से जुड़ी हुई है। अगर उसकी इकोनॉमी की बात की जाए तो कुवैत की जो इकोनॉमी है वो हैवीली क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। और आज क्रूड ऑयल की बहुत ही ज़्यादा मांग होने की वजह से कुवैत दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री में आई जाती है। अगर कुवैत की पॉपुलेशन की बात की जाए तो कुवैत की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 4.67 मिलियन है। उसमें से 1.85 मिलियन इधर के लोकल कुवैती लोग हैं और बाकी के 2.6 मिलियन जो लोग हैं वो फॉरेन से आए हुए इधर काम कर रहे या फिर बिजनेस करते हुए लोग। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि 20th सेंचुरी के मिड में जो इंडिया की करेंसी इंडियन रुपीज़ है वो कुवैत में एज अ लीगल टेंडर यूज होती थी। जब अंग्रेज़ों का इंडिया के ऊपर राज था तब अंग्रेज़ों का कुवैत के ऊपर भी कुछ हद तक राज था, कंट्रोल था। वो समय पे क्रूड ऑयल की जो मांग थी उतनी बड़ी नहीं थी। हालांकि 1930 में ही क्रूड ऑयल की शोध हो गई थी, लेकिन सेकंड विश्व युद्ध के बाद काफ़ी सारी जो कंट्रीज थी वो काफ़ी सारी इकोनॉमिक क्राइसिस से पसार हो रही थी। तो मतलब जो क्रूड ऑयल है उसकी उतनी डिमांड नहीं थी। तो मतलब जो कुवैत की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी छोटी थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा है कि अगर कुवैत की खुद की अगर करेंसी इंट्रोड्यूस करी जाए उससे अच्छा है कि जो इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपीज़ उसको क्यों ना कुवैत में एज अ लीगल टेंडर यूज़ कर ले। तो वैसे जो इंडिया की जो करेंसी थी वो कुवैत में एज अ लीगल टेंडर यूज़ होती थी। 1943 में इंडिया को अंग्रेज़ों से मिली आज़ादी। उसके बाद भी जो इंडिया की करेंसी थी वो कुवैत में एज अ लीगल टेंडर यूज़ होती थी। थोड़े समय के बाद ऐसा हुआ कि गोल्ड ट्रैफलिंग बढ़ गई। क्या होता था कि लोग इंडिया से काफ़ी सारे इंडियन रुपीज़ लेके जाते थे कुवैत में, कुवैत से गोल्ड खरीदते थे, इंडिया में वापस आते थे, गोल्ड बेचते थे और रुपया कमाते थे। ये होने के बाद ऐसा होने लगा कि जो इंडियन रुपीज़ थी वो गल्फ की कंट्रियों में बढ़ गई। इंडियन जो सर्कुलेशन में इंडिया की जो रुपीज़ थी उसकी कमी होने लगी और इसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसके ऊपर काफ़ी ख़राब असर हुई। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर ये
कुवैत और जो पर्शियन गल्फ की जो दूसरी कंट्रीज़ है वो अगर हमारी करेंसी यूज़ करे तो उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये गोल्ड ट्रैवलिंग की वजह से अगर हमारी इकोनॉमी के ऊपर अगर ख़राब असर होती है तो हम लोगों को कुछ इसका रास्ता सोचना पड़ेगा। तो 1961 में इंडियन गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक करेंसी इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम रखा गया गल्फ रुपीज़। जैसे जैसे समय पसार हो रहा था वैसे वैसे काफ़ी सारी कंट्रीज थी जिसकी इकोनॉमी दूसरे विश्व युद्ध के कारण जो असरगत हुई थी वो अभी धीरे धीरे अच्छी हो रही थी, आगे बढ़ रही थी और धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी की शोध हो रही थी और उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल थी उसकी भी डिमांड बढ़ रही थी। और 1961 में कुवैत को भी अंग्रेज़ों से मिली आज़ादी। तो अभी कुवैती गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी क्यों ना खुद की करेंसी इंट्रोड्यूस की जाए। तो 1961 में कुवैत ने खुद की करेंसी इंट्रोड्यूस की और जिसका नाम रखा गया कुवैती दिनार। काफ़ी समय तक कुवैती दिनार और जो पुरानी करेंसी गल्फ रुपीज़ वो दोनों ही सर्कुलेशन में रही। फिर बाद में जो गल्फ रुपीज़ था उसको पूरी तरह से कुवैती दिनार के साथ रिप्लेस किया गया। कुवैती दिनार के इंट्रोडक्शन के बाद कुवैती जो दिनार था उसको इंडियन रुपीज़ के साथ पेग किया गया, फिक्स किया गया। तो अभी आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट जिसको पेग भी बोलते हैं। अगर कोई कंट्री है वो खुद की करेंसी को अगर दूसरी कंट्री के करेंसी के साथ फिक्स करना चाहता है तो फिक्स करने के बाद जो दोनों की वैल्यू रहेगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। सपोज कि अगर कुवैत है वो उसके कुवैती दिनार को अगर अमेरिकन डॉलर के साथ फिक्स करता है, सपोज कि एक कुवैती दिनार को अगर 3 अमेरिकन डॉलर के साथ फिक्स करता है तो ये जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो मतलब जब भी आप एक कुवैती दिनार दोगे तो आपको 3 अमेरिकन डॉलर मिलेंगे। मतलब ये दोनों की जो वैल्यू है, जो एक्सचेंज रेट है वो हमेशा फिक्स रहेगी। नॉर्मली अगर कोई भी कंट्री है वो अगर खुद की करेंसी को अगर दूसरी कंट्री के करेंसी के साथ अगर फिक्स करना चाहते हैं तो वो ऐसी कंट्री के करेंसी को चुनेगी जो कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो और स्टेबल, जैसे कि अमेरिकन डॉलर। अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज की बात करें तो फ्लोटिंग एक्सचेंज में जो भी कंट्री है उसकी जो करेंसी है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी सप्लाई और डिमांड के ऊपर कम या ज़्यादा हो सकती है। अभी देखते हैं मिक्स एक्सचेंज रेट। मिक्स एक्सचेंज रेट मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट दोनों का कंबाइंड रहता है। 1975 से 2003 तक कुवैत ने जो खुद की करेंसी है कुवैती दिनार उसको अमेरिकन डॉलर है उसके साथ पेग किया था। फिर बाद में कुवैत को ऐसा लगा कि अगर कोई रीज़न से अगर अमेरिका की इकोनॉमी गिरती है तो साथ साथ खुद की भी इकोनॉमी गिरने की संभावना है। तो वैसा ना हो इसलिए 2007 में कुवैत ने जो खुद की करेंसी थी वो सिर्फ अमेरिकन डॉलर के साथ पेग थी, उसकी जगह उसने बास्केट ऑफ करेंसी मतलब एक से ज़्यादा दूसरी स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ खुद की करेंसी को पेग किया। उससे क्या होगा कि अगर दूसरी कंट्री की इकोनॉमी अगर गिरेगी तो कुवैत की जो इकोनॉमी गिरने की संभावना है वो कम हो जाएगी। अगर गिरेगी तो भी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। कुवैत ने कुवैती दिनार को फिक्स रेट पे इसलिए रखा है कि जो कुवैत की इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है और जो क्रूड है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर जो कुवैत है उसकी करेंसी को अगर फ्लोटिंग रेट पे रखेगी तो उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होगी। तो वैसा ना हो इसलिए कुवैत ने अपनी जो करेंसी है उसको फिक्स रेट पे रखा है। और फिक्स रेट को मेंटेन करने के लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा फॉरेन रिजर्व चाहिए जिसकी कुवैत के पास कोई कमी नहीं, क्योंकि कुवैत ने काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल बेच के काफ़ी सारा फॉरेन रिजर्व कमाया हुआ है। 1990s तक इंडिया ने भी जो खुद की करेंसी है इंडियन रुपीस उसको ब्रिटिश पाउंड के साथ पेग करके रखा हुआ था। फिर लेकिन 1990s में इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व की इतनी कमी हो गई कि वो पेग को मेंटेन करना इंडिया के लिए मुश्किल हो गया। फिर बाद में इंडिया ने जो अपना एक्सचेंज रेट फिक्स था उससे फ्लोटिंग में शिफ्ट कर दिया। फ्लोटिंग रेट का यही फ़ायदा है कि अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कंट्री की इकोनॉमी अगर डाउन हो रही है तो जो देश की सेंट्रल बैंक है वो करेंसी की सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करके देश में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसको चेंज करके या फिर जो कंट्री की करेंसी है उसको डी वैल्यू करके जो ग्रोथ है उसको रिवाइव कर सकती है, जो फिक्स रेट में पॉसिबल नहीं। मोस्ट ऑफ दुनिया में जो भी कंट्री है उसका जो एक्सचेंज रेट है या तो फ्लोटिंग है या फिर मिक्स है।
करेंसी की जो वैल्यू है, करेंसी की जो स्ट्रेंथ है, वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आज जो कुवैत का क्रूड ऑयल है उसकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर किसी को अगर कुवैत का क्रूड ऑयल परचेस करना है तो वो परचेस करने से पहले उसको कुवैती दिनार परचेस करना पड़ेगा। मतलब जो कुवैती दिनार है उसकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि जो कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है वो दुनिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी। एक सर्वे के अनुसार दुनिया में जितना ओल्ड रिजर्व है उसका 10% ओल्ड रिजर्व सिर्फ कुवैत के पास है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो काफ़ी सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कुवैत बाहर से इंपोर्ट करता है। जो इंपोर्ट करते समय जो कुवैत से जो रुपया जा रहा है उसकी कंपैरिजन में एक्सपोर्ट करते समय जो रुपया बाहर से आ रहा है उसकी अगर कंपैरिजन की जाए तो एक्सपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा रुपया आ रहा है इंपोर्ट की कंपैरिजन। अगर टैक्स की बात की जाए तो कुवैत टैक्स फ्री है और ऑयल रेवेन्यू की बात की जाए तो कुवैती गवर्नमेंट है वो ऑयल रेवेन्यू है उसको अच्छी तरह से मैनेज कर रही है देश के विकास में। जब कोरोना उसके पीक पे था, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, तब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की इतनी डिमांड नहीं थी। वो समय दरमियान कुवैत भी काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है, लेकिन अभी धीरे धीरे क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ रही है और धीरे धीरे कुवैत की इकोनॉमी भी सुधर रही है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।